नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन भरपूर दंगल भरा रहा। यूपी चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसके रंग देखने को अभी से मिल रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। 7 साल बाद उसी मां गंगा के किनारे विकास का एजेंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शाहजहांपुर, जहां उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उन्होंने किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खुलकर बैटिंग की। वहीं जिस अमेठी से राहुल गांधी को पिछली बार हार मिली, वहां राहुल पदयात्रा के द्वारा बीजेपी के सैद्धांतिक विचारों पर या विचारधारा पर हमला बोल रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी का पाठ फिर से पढ़ा रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बयानबाजी से आगे का सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिसे उपयोगी बताया है, क्या वो 2022 चुनाव में बीजेपी के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ, या फिर राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी के पाठ को उत्तर प्रदेश की जनता याद कर कांग्रेस के राजनीतिक सूखापन को दूर करेगी, या फिर 5 साल बाद समाजवादी पार्टी की फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी होगी, अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे। इन सभी प्रश्नों के बीच आखिर बहुजन समाज पार्टी कहां खड़ी है, हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे। बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नेता इस समय हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी की राहुल गांधी से ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। कैसा लगा बैठे आकर आपको? बहुत बढ़िया लगा। क्या आपने कहा कि परिवार की तरह है ये? नहीं, मैं कह रहा था यहाँ पे कि हिंदू में और हिंदुत्ववादी में बहुत फर्क होता है। हिंदू जो होता है वो अपने डर से कभी नहीं झुकता। जो हिंदुत्ववादी होता है वो कायर होता है। हिंदू महात्मा गांधी, हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसे। महंगाई के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि जीत मिलेगी? महंगाई के मुद्दे पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर जाते हुए, और यकीनन उनकी ओर से जो प्रोमिसेस किए गए हैं, उस प्रोमिस पर राहुल गांधी जो प्रोमिसेस यहाँ पर किए गए हैं उसमें कितने वो सफल हो पाते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी के मुद्दे पर घेरने की उनकी ओर से कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अमेठी आज तक। तो ये तो बात हुई राहुल गांधी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है और यहां पर नींव रखने की बात हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक एक्सप्रेसवेज की राजनीति चल रही है, तो अब प्रश्न यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार एक्सप्रेसवे पर जो तेज रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ाने की बात कर रही है, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता भी दौड़ेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री। पहले योगी के कंधे पर हाथ देकर पीएम ने यूपी की जनता को मैसेज दिया और आज नया सियासी फॉर्मूला जनता के सामने पेश कर दिया, जिसमें यूपी भी है और योगी भी। दोनों के मिश्रण से जो बना, उसे देश के सबसे बड़े सूबे के लिए पीएम ने फायदेमंद बताया। बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
यानी जिस बुलडोजर के जरिए अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर हमला बोल रहे थे, उसका जवाब पीएम ने अपने अंदाज में दिया। अखिलेश यादव अपनी सभाओं में सीएम योगी पर हमला करने के लिए लगातार यूपी की कानून व्यवस्था को उठा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या एक्सप्रेसवेज की चुनावी रफ्तार की तरह यहां पर मुद्दे भी होंगे या सिर्फ इसी पर बीजेपी अपना फोकस कर रही है? हमारे साथ इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटी जी, संजीव सिंह जी, वारिस पठान जी, शांतनु गुप्ता जी, आप चारों को नमस्कार, आप चारों का स्वागत, आप चारों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव जी शुरुआत आपसे, और कुछ आंकड़े हैं गौरव जी, अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप हमें ठीक कीजिएगा। कई सारे लोकार्पण, शिलान्यास, 64,000 करोड़ की प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास, 22,000 करोड़ की लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 9,000 करोड़ का एम्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इसके अलावा भी कई सारी चीजें। गौरव जी, ये सब हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अगर नाम आता है जिन्ना का, औरंगजेब का, गजनी का, तो क्या ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो विकास पर आपको वोट नहीं देगी? कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जरूरी होगा? नमस्कार अंसारी जी। देखिए, सबसे पहले तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का जो संकल्प डबल इंजन की सरकार ने लिया है वो पूरा जरूर होगा। लेकिन अंसारी जी, आप देखिए, जैसा आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यूपी प्लस योगी है बहुत उपयोगी, यही बात जनता भी कह रही है। और ये बात सच है, किसी ने नहीं सोचा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतने कम समय में बनेगा, बन के दिखाया। उसके बाद आज गंगा एक्सप्रेसवे शिलान्यास हुआ है, ये भी कम समय में पूरा होगा, क्योंकि हमें यकीन है भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी। लेकिन अंसारी जी, जब आप ये आरोप लगाते हैं कि जिन्ना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं समझता हूं आपने प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछ लिया। सपा का प्रवक्ता आपके कार्यक्रम में बैठा है, उनसे ये पूछिएगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार करीब करीब 9 साल रही, 9 साल में अपने काम क्यों नहीं गिनवा रहे अखिलेश यादव, बल्कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलते हैं अंसारी जी और कहते हैं देखिए मैंने सोचा था, मेरी आंख फड़फड़ाई थी, मेरा सपना था। अरे सपना आपने देखा होगा, पूरा किसने किया, जमीन पे किसने उतारा? जिन्ना को जो याद करता है ना अंसारी जी, मैं इतना जरूर कहूंगा और बड़े गर्व से कहूंगा, भारत का मुसलमान अपने को कभी भी जिन्ना के साथ नहीं जोड़ सकता है, नफरत करता है। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, औरंगजेब राइफलमैन, इनसे तो जोड़ सकता है, लेकिन कभी जिन्ना से नहीं। तो ये जिन्ना को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और एक बात मैं और उठा दूं, शफीकुर रहमान बर्क का आप बयान सुनिए। वो कहते हैं कि अगर शादी करने की उम्र 18 से 21 कर दी गई तो महिलाएं आवारगी करेंगी। आप बताइए, ये सोच जो जहरीली है महिलाओं के लिए। एक तरफ ट्रिपल तलाक का कानून लाते हैं हम, और ये कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ाई तो आवारगी करेंगे। इस सोच को आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता कभी चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। और एक बात और, जो गुंडा राज समाप्त हुआ है, जिस तरह से अतीक अहमद था और उसको कहा जाता था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते थे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आज आपको मालूम है वो अतीक अहमद क्या कह रहा है? मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मेरी गाड़ी कहीं पलट ना जाए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने अपनी बात पूरी की, किसी ने रोका टोका नहीं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र, और आप सभी को पहला मौका मिलेगा बिना रोक टोक के अपनी बात कहने का। हम भाटी जी आपके पास जाएं, राजकुमार जी, लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश में कुछ
समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के एक नेता पर ईडी के छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो ईडी भी आएगी, अभी तो सीबीआई भी आएगी। बात सुनवा देते हैं उनकी। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। भाटी जी, आपने बात सुन ली अपने नेता की। जो छापा इनकम टैक्स का आज पड़ा है, आपके कम से कम 3 समर्थकों है और एक आपके साथी के घर पर, उसका विरोध अखिलेश यादव कर रहे हैं और राजनीतिक बदले की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है भाटी जी, क्या 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करके विकास के पथ पर आपको घेरने की बीजेपी की, आपको पीछे धकेलने की कोशिश, प्रयास, ये कहना योगी आदित्यनाथ का कि अगर अब अगली बार कार सेवा हुई तो गोलियां नहीं चलेंगी, राम भक्तों पर पुष्प वर्षा होगी, यानी कि धार्मिक आधार पर भी आपको पीछे धकेलना और यहां पर ये छापे डालकर या छापों के द्वारा आपके नेताओं को भ्रष्ट घोषित करना, आपको हर मोर्चे पर क्या बीजेपी घेर नहीं रही है, इसका नुकसान नहीं होगा सर? दोनों प्रश्नों का आपके एक साथ उत्तर देता हूं। पहली बात तो जो इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, इससे इस देश में किसी को अचंभा नहीं हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं है। सब ये इंतजार कर रहे थे। जिस तरह के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में भाषा बोल के गए थे, लाल टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी से खतरा है, लाल टोपी से डरे, उनका भय दिखाई दे रहा था कि समाजवादी पार्टी सीना तानकर इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी है। अभी तो खाली इनकम टैक्स आया, अभी ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी और गुजरात से गुंडे भी लाए जाएंगे, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश भी की जाएगी, ईवीएम टेम्परिंग की कोशिश भी की जाएगी, तमाम तरह के रुपये और शराब का प्रयोग भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। जिस तरह का नंगा नाच इन्होंने पंचायत चुनाव में किया, वो पूरे देश ने देखा। महिलाओं की साड़ियां खींची गई, पर्चे फाड़े गए, लोगों पर लाठियां चलाई गई, एसपी लेवल के अधिकारी तक को पीटा गया। इटावा का एसपी मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, सर मुझे बीजेपी के गुंडों ने मारा है, तमाचा मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है। ये नंगा नाच देश को दुर्भाग्यवश देखना पड़ रहा है, क्योंकि देश में गुंडों की सरकार है और उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने अंसारी जी कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये देखा उत्तर प्रदेश ने, ये देखा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने एक महिला के साथ रेप किया, नाबालिग लड़की के साथ, और वो लड़की 8 महीने तक भटकती रही पूरे उत्तर प्रदेश में, मीडिया के सामने, हाई कोर्ट के सामने, मुख्यमंत्री के आवास पर, जगह जगह उसकी सुनवाई नहीं हुई। उस विधायक के खिलाफ एफआईआर जब हुई, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, और उस विधायक की गिरफ्तारी तब हुई जब हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई उसमें आ गई। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार उसे बचाती रही। मुख्यमंत्री को उससे मिलने का समय नहीं था, पीड़ित से मिलने का। जो अभियुक्त था उसके साथ मुख्यमंत्री चाय पी रहे थे। उत्तर प्रदेश ये भी देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, तानाशाही लगातार बढ़ रही है।
लोकतंत्र खतरे में है। भाटिया जी बौखलाइए मत। आपने कहा था बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला था। और भाटिया जी, आपने एक शुरुआत की है इस डिबेट में, आपने मुझे असभ्य शब्दों में मेरा नाम लिया, बैठा है, लेकिन मैं आपका नाम सम्मान से ही लूंगा भाटिया जी, क्योंकि मेरी पार्टी का ही संस्कार है। आप जिस पार्टी में है उसमें धमकाने की, बदतमीजी के संस्कार हैं। आप गाली गलौज करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। भाटी जी मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। भाटी जी, समय नष्ट होता है। के साथ लेता रहूंगा। आप हमारे भाई हैं, बेशक दूसरी पार्टी में है। भाटी जी, हम आपके नेता करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं। हम शालीनता से ही आपको उत्तर प्रदेश में हराएंगे, और उत्तर प्रदेश में आपकी बुरी दुर्गति होनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश माइनस योगी, ये बनेगा अति उपयोगी। उत्तर प्रदेश मैं उत्तर दे दूंगा। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव भाटिया जी, अभी तो 3 मेहमान हैं, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप नोट करते रहिए। संजीव सिंह जी, संजीव सिंह जी, नहीं तो ये ऐसा क्यों नहीं है? मैं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आवाज बंद कीजिए गौरव भाटिया जी की। एक रिएक्शन सबका लेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे भाटिया जी। प्लीज भाटिया जी, निवेदन आपसे। संजीव सिंह जी, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए ना। भाटी जी और गौरव भाटिया जी की आवाज बंद कीजिए प्लीज। आपस में फोन कीजिए, एक दूसरे को जितने अपशब्द कहना है कहिए, यहां नहीं चलेगा प्लीज। संजीव सिंह जी, एक ही दल के रहे हैं दोनों। संजीव जी प्लीज, संजीव जी आपकी आवाज बिना बोले आप प्रश्न सुन लीजिए प्लीज। संजीव जी, काशी में बीजेपी नरेंद्र मोदी जो है वो 12 मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा कर लेते हैं संजीव जी, और विकास की बात करते हैं, काशी को महत्वपूर्ण करते हैं, उत्तर प्रदेश को और ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पर बना देते हैं। और आपके नेता राहुल गांधी बार बार हिंदुत्ववादी, और आज भी अमेठी में वो हिंदू और हिंदुत्ववादियों के बीच ही फर्क समझाते रहे। क्यों नहीं संजीव जी? आज उत्तर प्रदेश में क्या बेरोजगारी नहीं है? उत्तर प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, ये सब नहीं है, महंगाई नहीं है। क्यों राहुल गांधी इन पर नहीं बोलते हैं संजीव जी? ऐसे कैसे आप जीतेंगे उत्तर प्रदेश? सईद जी, पहली बात की थोड़ा सा समय दीजिएगा। 2 डिफरेंट सवाल आपने पूछा है जी। एक तरफ धर्म के धंधेबाजी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उस चरित्र को बताऊंगा, दूसरी तरफ उस कथित विकास को। नरेंद्र मोदी जी जिस वाराणसी से चुनकर के सांसद गए, मैंने 3 सवाल पूछा था एक चैनल पे, वही सवाल आज भी पूछ रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब देके जाएंगे, उस दिन थे, लेकिन इनके साथ उस जो एंकर थे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय प्रवक्ता के रूप में काम करते। पहला सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को जो यात्रा थी वाराणसी की, कॉरिडोर के उद्घाटन की, वो सरकारी थी कि निजी थी कि भारतीय जनता पार्टी की थी? दूसरी, उस आयोजन में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, उसमें गैर भाजपा दल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए? ये सरकारी थी कि निजी थी कि भारतीय जनता पार्टी की केवल थी? और तीसरी बात कि जो प्रधानमंत्री जी संसद का सत्र चल रहा है, ये पूरा आयोजन जो हुआ, जहां पर एक किसी शंकराचार्य को आकर के मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। गौरव भाटिया एक अधिवक्ता हैं, हम संविधान की शपथ लेते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद का उद्घाटन नहीं कर सकता। और एक सवाल पूछता हूं, अगर आज नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर के नारा लगाना एक हिंदू के तौर पे, एक निजी व्यक्ति के तौर पे सही था, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कल के दिन कोई मुसलमान अगर इस उत्तर प्रदेश का नहीं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए या देश का प्रधानमंत्री बन जाए, और वो किसी मस्जिद के उद्घाटन में जाकर के कहे कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो क्या इसका समर्थन करेंगे? पहले ये बता दें। और दूसरी तरफ आरटीआई का जवाब आया है, उत्तर प्रदेश के 55 विभागों में 12,531 परियोजनाएं चल रही हैं। बहुत शर्म की बात है कि 9,700 परियोजनाएं लंबित हैं, और ये 2,900 योजनाएं अभी तक चल रही हैं, जिसमें बहुत सी विभागों में पैसा नहीं गया। ये इंजीनियर राहुल सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट है। एक तो इनका कथित विकास, दूसरी तरफ आप अभी बार बार सईद भाई कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे का ये कैमरे को बड़ा करके देख लीजिएगा, ये 14 किलोमीटर में 35 जगह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बंद गया और वो बैठ गया है। वही नारा है, सोच ईमानदार, काम दमदार। पता चला नारियल इनकी विधायक हो जाती है। नारियल, अरे अभी सुनिए, आवाज तो आपकी बंद करा दूंगा। नारियल नहीं फूटता है, लेकिन सड़क फूट जाती है। ये विकास है एक्सप्रेस हाईवे का। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। ये सावरकर के जो समाप्त कीजिए हो गया संजीव जी, और इनके साथ देश ईमानदारी से जवाब देगा। संजीव जी, 2022 में जनता जवाब देगी। ठीक है। वारिस पठान जी,
वारिस पठान जी, धर्म एक निजी आस्था का विषय होता है, बहुत ही पर्सनल होता है। हम आपको वारिस पठान जी याद दिलाना चाहते हैं बंगाल में लेफ्ट ने यह कहा कि हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है, भले ही ममता जीत जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कांग्रेस का भी यही वहां पर बर्ताव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में आप धर्म की राजनीति करेंगे या आप बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतर रहे हैं? देखिए सईद साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा मेन इशू एक ये है कि हमको बीजेपी को हराना है और इस मर्तबा हमको योगी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने से रोकना है। और हमने पहले कहा जो भी दल चाहता है कि बीजेपी को हराए वो हमारे साथ आए, कांधे से कांधा मिलाए असद ओवैसी साहब के और बीजेपी को हराए। मगर जिनको नहीं आना तो हम उनके पास बैगिंग बॉल भी लेके नहीं जाएंगे कि आप हमको साथ में लीजिए, आइए। लड़ाई बराबरी की है। दूसरी तरफ भाजपा टोटल फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे। ना भाजपा बात करिए विकास की, ना समाजवादी, ना कांग्रेस। तो विकास को तो इन लोगों ने खड्डे में डाल दिया है। ये तो कौन बड़ा हिंदू, उसकी होड़ लगी हुई है। मोदी जी चले गए वाराणसी में इतने बरसों के बाद, जाके टैक्स पेयर के मनी जो 800 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, वहां उन्होंने हिंदू की अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर दी। वहां पर जाकर एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए मोदी जी वहां पहुंच गए, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री है। शपथ संविधान के लिए है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, मगर पूरा उल्लंघन कर दिया उन्होंने। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो हिंदुत्ववादी और बोलने लग गए अब तो कि देश हिंदुओं का है। तो सेकुलरिज्म का क्या हुआ? सेकुलरिज्म कहां गया? संविधान कहां गया? तो मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों की तरफ से राहुल गांधी कब बात करेंगे? मतलब ये हो गया कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए इतने बरसों से 70-75 सालों से आपने मुसलमानों के वोट लिए, मगर आज भी उत्तर प्रदेश का मुसलमानों का विकास हुआ कहां है? आज भी देश के मुसलमान तो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। कमिटीज के रिपोर्ट ये दर्शाता है कि मुसलमान बैकवर्ड है। और राहुल गांधी भी हिंदुत्व की बात करने लग गए, हिंदुओं का देश। मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना ये देश राहुल गांधी का है उतना ही देश वारिस पठान का है, उतना ही देश पर मुसलमानों का अधिकार है, उतना ही सिख, क्रिश्चियन, ईसाई भाइयों का भी अधिकार हमारे देश के ऊपर है। तो अगर इसी तरह से बात करेंगे तो विकास की कौन बात करेगा? भाजपा सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं देश के अंदर बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल, गैस के बारे में, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज मोदी बोल रहे हैं झूठ कि हमारी सरकार तो गरीबों की है। अरे गरीबों का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। लाखों युवा उत्तर प्रदेश का आज भी बेरोजगार घूम रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, जबकि सिर्फ उद्धार हो रहा है तो अडानी और अंबानी का हो रहा है। अमीरों की बात हो रही है, अमीरों का ही पास पैसा आ रहा है। और आज भी सेकेंड वेव के अंदर जो लोग मर गए, जिनकी जाने योगी के फेलियर की वजह से हुई, वहां का कोई पुरसान हाल नहीं। मोदी जी वहां जाते नहीं मिलने, एक भी परिवार के पास मोदी जी गए नहीं जिनकी जान चली गई सेकेंड वेव कोरोना काल के अंदर। और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बात करना, तो ये साफ दर्शाता है कि इनको कोई भी विकास की नहीं पड़ी है। ये इनका मुद्दा ही किया गया है, मंदिर पहले राम का नाम लेते हुए 200-350 पर समाप्त कीजिए और प्लीज अपनी बात कीजिए। AIMIM की आप बीजेपी की ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर। शांतनु गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश में शांतनु जी, इन विधानसभा चुनावों में जो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 महीनों में लगातार शिलान्यास, उद्घाटन, योजनाओं की सौगात, प्रधानमंत्री का लगातार जाना, ठीक है ये चुनाव में कैंपेन है और हर राजनीतिक दल का अधिकार है, राहुल भी कर रहे हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं, बस सब लोग कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण होगा? ये जनता के मन मस्तिष्क पर असर डालेगा या कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाएं, वो जो एक आम व्यक्ति के मुद्दे होते हैं, वो उसके मन में रहेंगे? शांतनु जी। सैयद भाई, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं और कि आज उनको एक इतना बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है और उसका काम शुरू हो रहा है जो मेरठ से लेकर प्रयाग तक जाएगा और देश का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा 600 किलोमीटर का, जो 12 जिलों से होकर जाएगा। और देख रहे हैं जिस तरह से, जैसे आपने खुद बताया कि पिछले 2 महीने से हमने बहुत सारे उद्घाटन देखे हैं, बहुत सारे कंप्लीट प्रोजेक्ट होते हुए देखे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट 70-70, 40-40 साल, 50-50 साल से पेंडिंग थे, 10-10 साल से पेंडिंग थे, उनको पूरा होता देखा है। तो हम देख रहे हैं कैसे डबल इंजन सरकार की विकास चालिसा जोर से चल रही है। आपने कहा कि वोटर वोट क्यों करेगा, और आपने कहा केवल मुद्दे कुछ, केवल महंगाई मुद्दा है, केवल बेरोजगारी मुद्दा है।
देखिए, इन्फ्लेशन इस समय 4.5% पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय अगर आप देख लें तो देश के सबसे कम पेट्रोल के दाम हैं। वारिस पठान जी बैठे हैं। वारिस पठान जी की जो पार्टी हैदराबाद से आती है और वहां की जो सरकार है उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तेलंगाना में पेट्रोल और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल में कम से कम 10 रुपए का फर्क है, कम से कम 12 रुपए का फर्क है। वारिस पठान जी वहां जाके नहीं बोलेंगे, इसे कहते हैं दोगली राजनीति। तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति समझ रहा है कि अगर दिक्कत है भी तो वो दिक्कत सॉल्व कौन कर सकता है। एक अखिलेश यादव जो आधे समय लंदन में पड़े रहते हैं, जिनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस 37%, 36%, लखनऊ से दिल्ली नहीं जाते हैं, वो सॉल्व करेगा। या फिर योगी मुख्यमंत्री जो सुबह 4 बजे उठता है और रात के 12 बजे तक देश की जनता के लिए काम करता रहता है। और हमने पिछले 2 महीने में देखा, अगर एक एक्सप्रेसवे बनता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट आता है, उससे सब्जी लाने वाले, फल लाने वाले, दूध लेने वाले, उनके सबके लिए आसान हो जाता है। वहां के गैस पाइपलाइन, वाटर ग्रिड पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर पाइपलाइन, बहुत सारी चीजें होती हैं। केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं होता। और जितने भी डेटा दे रहे हैं पता नहीं कहां से डेटा लाते हैं। और जब मैं भाटी जी के मुंह से ईवीएम सुनता हूं तो मुझे दिख जाता है कि हार सामने दिख रही है। ईवीएम का रोना तभी रोना शुरू कर, चुनाव से पहले भाटी जी ने अभी से रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जब काउंटिंग हो रही होगी तब शुरू करेंगे, लेकिन अगर आज से ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया मतलब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में हार का कारण दे दिया कि हम हारने तो वाले हैं, कुछ तो कार्यकर्ताओं को देना है। तो ईवीएम भाटी जी ने आज से ही बोलना शुरू कर दिया। ठीक है शांतनु जी, लेकिन रोना और ये सब हम शब्दों की मर्यादा का भी हमेशा ख्याल रखते हैं और निवेदन बार बार आपसे करते हैं। गौरव जी, आप जिसका चाहें जवाब दीजिएगा, लेकिन शांतनु जी ने भी कहा कि इतना विकास किया है, इतना कुछ आपने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पेट्रोल देश में भले ही महंगा हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में देश के मुकाबले, अन्य राज्यों के मुकाबले सस्ता है। आपको लगता है कि ये जो विकास है ये काफी है और अब आपको किसी पर भी विरोधी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? विकास किया है तो धर्म का नाम अगर हम हिंदू मुसलमान नहीं भी करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। गौरव जी। अंसारी जी, मैं सबकी बात का उत्तर दूंगा, बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपका चैनल इस देश का बहुत बड़ा चैनल है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, इससे पिछली डिबेट में 4 प्रवक्ता जो हैं वो भाजपा विरोधी थे और मैं अकेला था। आज आपने 3 प्रवक्ता ऐसे बुलाए हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं जी, और मेरे साथ शांतनु जी हैं जो एनालिस्ट हैं। आप मुझे ये बताइए, कभी आप अपना प्लीज संजीव जी प्लीज नहीं बोलेंगे हमारे, मैं बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं बात पूरी कर लूं। गौरव जी प्लीज बात पूरी कीजिए प्लीज। मेरा सवाल अंसारी जी ये है, एक सकारात्मक अच्छी चर्चा के लिए ये भी आवश्यक है कि समय बराबरी से मिले और जो हमारे समर्थक दल हैं उनको भी आप बुलाइए। 2-2 का अनुपात हो, 3-3 का हो, या 1-1 फेस ऑफ हो जाए। लेकिन इस तरह से हर बार 3-4 विभिन्न विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को बुलाएं और फिर हमारी तरफ से एक जना हो और उसके बाद हम कहें कि हम बोलना चाहते हैं तो आप द्वारा कहा जाए कि इनका माइक बंद कर दो। तो अंसारी जी, ये दूसरी या तीसरी बात हुआ है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा जी, आप न्योता देते हैं तो हम आते हैं और आपको केवल गुजारिश करनी है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कभी भी आइंदा से ये बात मत बोलिएगा कि माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि ये उचित नहीं लगता है, सम्मानजनक नहीं होता है। मेरा जो सवाल था मैंने आपसे पूछ लिया, अब आप उत्तर दे दीजिएगा, लेकिन अब मैं तीनों का उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, है क्या, 2.5 साल बाद आज राहुल गांधी जो है वो गए अपनी अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये इनकी पारिवारिक सीट मानी जाती थी लेकिन हार गए। क्यों हारे आपको मालूम है? क्योंकि ये निठल्ले निकम्मे एक सांसद थे और जनता ने नकार दिया। रायबरेली सोनिया गांधी 2 साल से नहीं गई, कोविड के समय में भी नहीं गई। संजीव जी क्यों नहीं गई है? प्लीज नहीं करूंगा सही जी। संजीव जी प्लीज, निकम्मे नहीं। संजीव जी प्लीज, फिर मैं संजीव जी 1 सेकंड चुप कराइए प्लीज। संजीव जी 1 सेकंड, आप कंट्रोल करिए। हाँ गौरव जी कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। देखिए, रायबरेली सोनिया गांधी 2 साल से नहीं गए हुए हैं। क्यों नहीं गई हैं? क्या उनको जनता से लगाव नहीं है? राहुल गांधी 2.5 साल बाद अमेठी जाते हैं। अब आप बेरोजगारी की बात भी उठा रहे थे तो मैं एक आपको न्यूज दिखाता हूं मेरे हाथ में। राजस्थान में 30% बेरोजगारी दर है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। वहां का युवा नौजवान लखनऊ आता है, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन क्यों करता है मालूम है?
क्योंकि उनको पता है जहां चुनाव है वहीं पे चुनावी हिंदू हैं। तीसरी बात, आपने कहा ना कि ये क्या है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी को रुद्राक्ष की माला किसी ने भेंट करी, उन्होंने हाथ से ऐसे हटा दिया। जालीदार टोपी पहनाता तो पहन लेते। ये इसलिए है कि हिंदुओं से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, हिंदू बोको हरम और आइसिस है ये कांग्रेस पार्टी। अब सपा पे आते हैं। सपा ने आपके चैनल पे बड़ा आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा गुजरात से गुंडे बुलाए जाएंगे। एक सेकंड प्लीज। क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? जब नंबर आएगा तब बोलिएगा प्लीज। हाँ गौरव जी कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए, हाँ मेरा सपा से यही अनुरोध है। उन्होंने कहा गुजरात से गुंडे बुलाए जाएंगे। आज गुजरात की जनता सुन रही है ये बात। गुजरात को गाली दे रहे हैं यहां बैठ के कि गुंडे वहां पे हैं। और अखिलेश यादव ने भी ऐसे ही कहा था कि गुजरात के गधे आए उत्तर प्रदेश। पता चल गया कि गधा कौन है जब सरकार इनकी चली गई। दूसरी बात, महिला सुरक्षा पे आप मत बोला करिए। गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया, आज जेल की सलाखों में है। और क्यों है? क्योंकि एक हमारी बहन के साथ बलात्कार किया और हटाया तो आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा 4 दिन बाद उन्हें रखता है। क्या मजबूरी थी ये नहीं बताएंगे। मजबूरी ये थी कि वोट के लिए किसी को भी ये मंत्री बना सकते हैं, सत्ता का सुख भोगना है। तीसरा, एआईएमआईएम पे आ जाते हैं। एआईएमआईएम तो वो पार्टी है जिनका देखिए आप क्या है, ये कहते हैं शरीयत कानून लाएंगे। ये एआईएमआईएम की सोच है। ये कहते हैं डिप्टी सीएम मुसलमान देंगे। ये संवैधानिक है क्या? आप मुझे बताइए। और कभी विकास की बात ये नहीं करते हैं। अपना दल की 9 सीटें हैं, उनका प्रवक्ता आज यहां होना चाहिए था। जिनकी 0 सीटें हैं या जो कांग्रेस जो 0 सीटें लाएगी इस बार, उनके प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बहुत धन्यवाद गौरव जी। गौरव जी आपने कुछ प्रश्न हमसे भी पूछे थे। आ रहे हैं संजीव जी, भाटी जी, उसके बाद आपका। नहीं संजीव जी, बराबर समय मिलेगा, समय कभी नहीं। क्योंकि देखिए उद्देश्य, गौरव जी, उद्देश्य अगर हम ये शो कर रहे हैं तो कम से कम बोलें। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बता दें। और वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान आया है। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी नहीं उपयोगी, ये कहते हैं अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री योगी को अनुपयोगी बताते हैं अखिलेश यादव। सुनिए। बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना है 3x616 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है। नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? अनुपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये अखिलेश यादव कहते हैं। भाटी जी प्रश्न आपसे पूछें उससे पहले गौरव जी, आपने जो भी बातें कही हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों को मिले और वो आपकी मर्जी है कि उसमें आप अपने प्रदेश, अपने देश की जनता को अपनी पार्टी का विजन बता सकें, अपने कार्य बता सकें, या दूसरी पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष या व्यंग्य या कर सकें। और जहां तक बुलाने का सवाल है तो ठीक है, आपने कहा, आपकी बात सम्मान रखते हैं और कोशिश करेंगे। लेकिन हम जो करते हैं, हमारा एक एडिटोरियल बोर्ड होता है और वो बोर्ड तय करता है। बहुत धन्यवाद, आपका सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव। मैंने बहुत सम्मान के साथ आपके इस सुझाव को गौरव भाटिया जी लिया है। भाटी जी, कौन से ऐसे वो मुद्दे आपको लगते हैं, क्योंकि आपने कहा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में महंगाई, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सब कुछ हो रहा है। कैसे प्रदेश की जनता को आप बताएंगे कि आपको वापस लाया जाए, ताकि आप क्या ठीक कर सकते हैं? भाटी जी।
के प्रचार में ये बता रहे हैं, आपने कहा कि हम अपने काम नहीं गिनवा रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के जो बीच जो काम किए अखिलेश यादव ने, जो विजनरी कार्य शुरू किए भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उनको आप देखिए। और योगी ने जो 5 साल में बर्बाद किया उत्तर प्रदेश को, उसे आप देखिए। अभी रोजगार की बात कर रहे हो आप, पिछले सप्ताह ही लखनऊ में लाठियां चली हैं बेरोजगार युवकों पे, प्रदर्शन करते युवकों पे। योगी जी के एक सभा ने बेरोजगारों ने बैनर दिखा दिया था, तो योगी जी ने पता क्या भाषा बोली थी, ये बैनर नीचे करो वरना पूरी जिंदगी नौकरी के लिए तरस जाओगे। उत्तर प्रदेश की महिला अध्यापकाओं ने अपनी मांगों को लेकर अपने सिर मुंडवा दिए थे, तो पता योगी जी क्या बोलते हैं, ये इनके पिछले जन्मों के बुरे कर्म है जिनका ये फल भोग रही हैं। उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री मथुरा में गए, मथुरा के लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बंदरों की बड़ी समस्या है, तो अनुपयोगी मुख्यमंत्री कहते हैं उसका हनुमान चालीसा का पाठ किया, बंदरों से निजात पा जाएगी। मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों ने अपनी मांग रखी योगी जी के सामने, तो अनुपयोगी मुख्यमंत्री कहते हैं गन्ना पैदा कर करके तुमने शुगर कर दिया लोगों को। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लायक है? उत्तर प्रदेश कुर्सी पे बैठने लायक है? ये अपना घोषणा पत्र उठा के पढ़ ले। योगी जी ने कहा था इंटर पास करने वाले हर छात्र को लैपटॉप देंगे, एक भी छात्र को दिया हो तो उसका नाम बता दें गौरव भाटिया जी। कहा था मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, डिग्री यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कुछ नहीं किया। लोगों को लड़ाते रहे, अपमानित करते रहे, धमकाते रहे। मुख्यमंत्री जो भाषा बोलते हैं सईद अंसारी जी, मुझे एक फिल्म थी उसमें वो शक्ति कपूर है, बात बात पे ये कहते हैं मैं खून खराबे वाले खानदान से हूं, मुझसे मत टकराना। मुख्यमंत्री शक्ति कपूर की स्टाइल में जब भी मंच पे खड़े होते हैं ठोक देंगे, मार देंगे, बदला ले लेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, भगा देंगे। ये मुख्यमंत्रियों की भाषा होती है। भाटी जी और सुनिए, गौरव जी ने 4 मिनट तक अनलगर प्रलाप किया और आपसे शिकायत भी, इतने दबाव में बताइए, हमारा भी थोड़ा, हमें 2 मिनट तो दीजिए। अच्छा, 4 मिनट फिर देखिए अब आ गए व्यक्तिगत पे। अरे 3 लोग हैं, उत्तर देंगे तो 4 मिनट, सीटें लाइए, समय और लीजिए। गौरव जी सीटें कम है इसलिए समय कम है। गौरव जी प्लीज बोलिए। गौरव जी प्लीज। फिर भी ना आपको भी डिक्टेट कर रहे हैं, चैनल को भी डिक्टेट कर रहे हैं, इस तरह से बोला कीजिए, इस तरह पैनल बनाइए, इस तरह लोगों को बुलाइए। ये सारी चीजें अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और जो मीडिया इनकी अंतर है तो ठीक है। अंसारी जी और हमारे बीच की बात है, आप क्या कर रहे हैं? 2 बड़े बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। गौरव जी प्लीज। भाटी जी आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यदि आप एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लें तो हम दोबारा आपके पास आते हैं। संजीव सिंह जी जो भाटी जी बात कर रहे हैं यहाँ पर ठोकने की, और आ रहे हैं आपके पास भी शांतनु जी। संजीव जी, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि पहले अंधेरा होते ही कट्टे निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा प्रश्न आपसे थोड़ा सा अलग हटकर है, वो उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पर किस बात पर भरोसा करे कि आप अपनी खोई हुई जमीन यहां पर वापस पा सके? सही जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य से ही, क्योंकि हमारे पिछले सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शाम के बाद कट्टे निकलते थे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य और पूर्व राज्यपाल थे। उन्होंने कहा कि जब अपराध बढ़ा तो उन्होंने अभी कहा था, कुछ दिन पहले वाराणसी गई थी, कह रही थी कि शाम 5 बजे के बाद महिलाएं थाने पर न जाएं। और दूसरी तरफ अगर अपराध नहीं है तो आज शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी गए थे, मात्र 100 किलोमीटर लखीमपुर उन किसानों के परिवारों का आंख का आंसू पूछने क्यों नहीं गए? आज लखीमपुर कांड का प्रमुख अभियुक्त जो देश का गृह राज्य मंत्री है, मैं निंदा करता हूं जो भी मीडिया के चैनलों को किस तरह से अबे तबे की भाषा में बात किया। आज भी वो गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। और अगर अपराध घटा है सईद भाई, तो मैं कहता हूं कि बाबा जी को मुख्यमंत्री के रूप में पूरी सुरक्षा हटा करके, सर से लेके पैर तक गहना लाद करके उत्तर प्रदेश के किसी भी सड़क पे भेज दीजिए शाम 8 बजे। भाटिया जी, मालूम चल जाएगा उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ क्या है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लिए योगी, मोदी और पूरी टीम अनुपयोगी है। और इसलिए अनुपयोगी है कि आज बढ़ती हुई बेरोजगारी पे जवाब नहीं है, महंगाई पे जवाब नहीं है, अपराध पे जवाब नहीं है, भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं है। बताइए
25 लाख करोड़ से ज्यादा आज बैंकों का कर्जा इन्होंने जो है बट्टे में डाल दिया है, वो बैंक के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि योगी और मोदी दोनों उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश के बड़े बहुत बड़े हैं भोगी। वारिस पठान जी, ठीक है संजीव जी। वारिस जी, क्या आपको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपको वोट देता है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, किसी अन्य दल को जो बीजेपी से सीधे रेस में है, बीजेपी को सीधे हराने की स्थिति में है, अगर वो वोट कट जाता है, ये वोट उसके पास नहीं जाता है, तो आप बीजेपी को मदद ही कर रहे हैं। वारिस जी, देखिए, बेबुनियाद इल्जामात है। हम तो जा रहे हैं वहां, हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम चाह रहे हैं मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलितों का नेता है, राजभरों का नेता है, उसी तरह वहां पर जाके हम उनमें से लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों का भी नेता होना चाहिए ना, कि खाली मुसलमान दरी बिछाने के लिए या रमजान में खजूर खिलाने के लिए और आप फिर उसको टोपी पहना के चले जाओगे। अभी आपके यहाँ पे चैनल के ऊपर बैठे भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब, मैं आप उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए गौरव जी, हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता है, वो अन्न उगाता है, हम वो खाते हैं, यहाँ पर बैठ के आते हैं, टीवी के ऊपर डिबेट करते हैं। उस किसान को आपके ही एक मंत्री MOIS अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपने घर में एक साजिश रची। अब तो क्लियर हो गया SIT का रिपोर्ट। उस साजिश के तरह वहां पे जाकर जो पीसफुल वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया, उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। तो मोदी जी कब उस टेनी को मिनिस्ट्री से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? क्योंकि हमारा ये सोचना, ये मानना है, जो देश कह रहा है कि उसको नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उनकी वजह से ब्राह्मण वोट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या ब्राह्मण वोट बचाने के लिए, क्या अपर कास्ट को लुभाने के लिए आप उनको बचा रहे हैं या बचाओगे, जिसने हमारे मासूम बेगुनाह किसानों को 4 को मार दिया, एक पत्रकार को भी मार दिया? तो मेरे सीधे सवाल का अगर सीधा आप जवाब दे देंगे तो आपका माइक भी बंद नहीं होगा, कुछ बंद नहीं होगा। बता दो कब टेनी को सैक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि देश के सामने रिपोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट के डंडा मारने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ है। ये भी याद रखना मेरी बात को। जवाब दीजिए मुझे, टेनी को कब से किया जाएगा? ठीक है वारिस जी, हमने कहा था कि आप, हम चाहते हैं कि आप अपनी अपनी बात रखें, अपनी पार्टी की बात रखें, तो आपके वोटर्स भी आपसे प्रभावित होंगे। गौरव जी, माइक बंद करने की बात वारिस जी ने कह दी तो याद आ गया। गौरव जी को किया था जवाब सईद अंसारी साहब। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं दूंगा जवाब। उन्हीं के अभी तो शांतनु जी का नंबर है, हमारे शो में नंबर से आएगा सब। हमने संजीव जी का भी कहा माइक बंद करने के लिए, हमने राजकुमार भाटी जी का भी माइक बंद करने के लिए कहा, और अगर कोई किसी के बीच में भी बोलेगा तो उसका माइक बंद होगा। गौरव जी, सिर्फ आपका नहीं होगा, सबका बंद होगा। शांतनु जी, यहाँ आप, जो हमारी ये चर्चा हो रही है या इस तरह की जो डिबेट टीवी पर होती हैं, और जो पार्टी प्रवक्ता अपने कार्यों को न गिनवाकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं या दूसरों की कमियों को गिनवाते हैं, क्या वोटर पर उसका असर होता है? और एक बात आपसे और समझना चाहते हैं शांतनु जी, पेट्रोल के दाम हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, क्या हम उसे एक देश के नाते देखेंगे कि पूरे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 100 रुपए के लगभग पहुंच गए हैं, कई राज्यों में पार कर गए हैं, या हम अपने देश में देखेंगे कि फला राज्य में ज्यादा है, इस राज्य में कम है, तो यहां भले ही महंगा हो लेकिन ये राज्य हमारा बेहतर है? शांतनु जी, देखिए, चुनाव का समय है, राजनीतिक पारा बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, तो प्रवक्ता एक पे छींटाकशी करेगा और अगर कोई गलत बयानी करेगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, पेट्रोल के प्राइस, क्योंकि इसमें सेंट्रल टैक्स भी होता है और स्टेट टैक्स भी होता है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में 95 रुपए का पेट्रोल है और हैदराबाद में 108 रुपए का पेट्रोल है, 108 और 95 में अगर करा जाए तो करीब 13 रुपए का अंतर है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा हैदराबाद की, तेलंगाना की सरकार को, और वो सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स कम करा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपना वैट कम करा, लेकिन कांग्रेस शासित और बहुत सारी गैर भाजपा शासित सरकारों ने नहीं करा, तो उनको पूछना चाहिए, और वो सवाल से बच जा रहे हैं बार बार। देखिए, मैं बहुत देर से सुना उपयोगी अनुपयोगी, मेरे ख्याल से अपने अपने मानक हो सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के 30 लाख लोगों को घर मिलता है तो जनता डिसाइड करेगी उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन आयुष्मान भारत के कार्ड बनते हैं तो जनता डिसाइड करेगी कौन उपयोगी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने, आप सोच सकते हैं। मैं खुद यूनिसेफ में काम करा है, टॉयलेट के स्वच्छता अभियान के बहुत सारे कार्यक्रमों में काम किया है। मतलब
7-8 साल पहले सैयद भाई ऐसा लगता था कभी नहीं हो पाएगा। 20-30 सालों में हम टॉयलेट दे पाएंगे क्या? करीब 1.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। आप उन औरतों से पूछ सकते हैं, अगर एक दिन खाना बनता है लकड़ी पर तो 400 सिगरेट के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से जनता को पता है कौन उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से छींटाकशी करने से नहीं होगा। जनता को पता है जिसकी जिंदगी 5 साल में आसान हुई है या उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई है। गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटिया जी, संजीव सिंह जी, वारिस पठान जी, शांतनु गुप्ता जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता इस बार किसे चुनेगी? क्या ये जो एक्सप्रेसवेज के शिलान्यास उद्घाटन हो रहे हैं वो उसे प्रभावित करेंगे, या महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे होंगे, मूलभूत सुविधाओं वाले मुद्दे उसके सामने होंगे। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।